तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश, घन कोण, वैद्युत फ्लक्स। इन तीन टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, गाउस प्रमेय। तो गाउस प्रमेय में पढ़ने से पहले, गाउस प्रमेय को पढ़ने से पहले इन तीनों चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। जब तक इन चीजों की बढ़िया से जानकारी नहीं होगी तो गाउस प्रमेय में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर? देखिए, ऐसे अनेक संदर्भ आते हैं, ऐसी अनेक स्थितियां आती हैं जब क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इन स्थितियों में, इन संदर्भों में क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश माना जाता है। क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जाता है और प्रत्येक समतली पृष्ठ के साथ एक सदिश संबद्ध होता है। प्रत्येक समतली पृष्ठ, जैसे एक समतल हम ले रहे हैं, ये समतल है, तो इसके साथ एक सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण तो इस समतल के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो प्रत्येक समतल पृष्ठ के साथ एक सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण उस समतल का परिमाण एवं दिशा उसके अभिलंबवत होती है बाहर की ओर। ठीक है ना? ये हम लोग कह सकते हैं ब्लैक। प्रत्येक समतल के साथ एक सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण समतल का क्षेत्रफल ए व दिशा समतल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे ये कोई समतल है, इसका क्षेत्रफल का परिमाण a है और इस समतल के अभिलंबवत इकाई सदिश n कैप है। n कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका परिमाण तो 1 है, लेकिन दिशा क्या है? इस समतल के पृष्ठ के अभिलंबवत है। जैसा कि अभी हमने दर्शाया, ये समतल है तो n कैप इसके लंबवत इकाई सदिश है। तो ये क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस समतल से संबद्ध सदिश क्या होगा? वेक्टर a इक्वल टू a इंटू n कैप। यही हमने बताया कि प्रत्येक समतल के साथ एक सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण समतल के क्षेत्रफल a के, जिसका परिमाण क्या होता है? समतल के क्षेत्रफल a के बराबर होता है और दिशा समतल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है? लेकिन अब एक सवाल उठता है कि अगर समतल पृष्ठ न होकर के वक्री पृष्ठ हो तो उस स्थिति में सदिश कैसे हम लोग संबद्ध करेंगे? तब उसके वेक्टर को कैसे हम लोग एसोसिएट करेंगे? जैसे एक वक्री पृष्ठ है तो इसको क्या करेंगे? इस स्थिति में इस पे छोटे छोटे क्षेत्रफल हम लोग बनाएंगे। जैसे ये है, इस पे अनंत छोटे छोटे भागों में इसको पूरे पृष्ठ को क्या करेंगे? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? अब ये छोटा सा जो समतल है, लघु क्षेत्रफल डी इसको कहते हैं, तो ये कैसा होगा? समतल क्षेत्रफल की तरह से ट्रीट करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है ना? प्रत्येक लघु क्षेत्रफल अवयव जो इस वक्र पृष्ठ पर होगा वो एक समतल क्षेत्रफल अवयव की भांति व्यवहार करेगा। तो क्या करेंगे? उसकी दिशा क्या होगी? उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। अभिलंबवत यानी केंद्र से जाने वाली रेखा, त्रिज्य रेखा। ठीक है ना? तो कह सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ के प्रत्येक लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने से क्या होगा? एक
सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण उस लघु क्षेत्रफल अवयव का परिमाण और दिशा उसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसको भी लिख दें। किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक लघु क्षेत्रफल अवयव के साथ एक सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण प्रत्येक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए भी कर सकते हो आप उसको, या डीएस कर सकते हो, डीए ले रहे हैं, जिसका परिमाण लघु क्षेत्रफल अवयव डीए के परिमाण क्षेत्रफल अवयव के परिमाण व दिशा क्षेत्रफल अवयव के पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अभिलंबवत बाहर की ओर, बाहर जाते हुए, ऐसे भी कर सकते हैं, बाहर जाते हुए होती है। ठीक है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के प्रत्येक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए के साथ एक सदिश संबद्ध होता है जिसका परिमाण क्षेत्रफल अवयव के परिमाण व दिशा क्षेत्रफल अवयव के पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, बाहर जाते हुए होती है। तो इस प्रकार से किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए आप जान लीजिए उसका परिमाण और परिमाण के लंबवत इकाई सदिश हम लोग के जो उसकी दिशा होती है उसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। और अगर इकाई सदिश मालूम हो उसके लंबवत तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्षेत्रफल सदिश है जिसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब आते हैं सॉलिड एंगल, दूसरा टॉपिक है घन कोण। घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है? कोण तो आप जानते होंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे घन कोण, सॉरी कोण। आज हम लोग घन कोण पढ़ेंगे। क्या होता है कोण? वृत्तीय चाप जो वृत्त होता है उसके किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उसी तरह से कोई गोला हो, जैसे 3 डायमेंशनल है, स्फीयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर वो है। तो गोले के किसी भी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ये मिटा दें। कोण को घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रकट करते हैं, ओमेगा से। देखिए घन कोण का ऐसे कॉन्सेप्ट होगा, ये मिलाएंगे चारों तरफ से, ये पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल ले रहे हैं और इसको चारों तरफ से इसको मिलाएंगे। ये कोण जो बनता है इसको हम लोग घन कोण कहते हैं। अगर गोले का क्षेत्रफल डी हो और त्रिज्या इसका आर हो तो इस क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित घन कोण
डी ओमेगा क्या होगा, डी अपॉन आर स्क्वायर। और यहां तो पृष्ठ अभिलंबवत हो गया। अगर पृष्ठ अभिलंबवत न होकर के अभिलंब की दिशा से, जैसे ये एक सरफेस है डी, ठीक है, इसके सेंटर से आर दूरी है, और ये घनकोण बन रहा है, तो पृष्ठ तो यहाँ पे अभिलंबवत है। अगर पृष्ठ अभिलंबवत न होकर के अभिलंब की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये कोण कितना हो गया, थीटा। ये दो पृष्ठ हैं, इनके बीच का कोण, एक पृष्ठ ये हो गया, दोनों पृष्ठ को अलग कलर से बना देते हैं तो ठीक है। एक पृष्ठ ये हो गया। अगर पृष्ठ अभिलंबवत न होकर के उसके अभिलंब की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो उस स्थिति में डेल्टा ए का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, घटक क्या होगा, डेल्टा ए cos थीटा। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो उस स्थिति में घनकोण का ये सूत्र होगा। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। कैसे डिफाइन करेंगे, अगर डेल्टा ए इक्वल टू डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाए, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है, यानी घनकोण को एक स्टेरेडियन क्या होगा, एक स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर होगा जो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि उस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो एक स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर होता है जो गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। इस तरीके से एक स्टेरेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर से, एक स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर होता है जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। डेफिनेशन एकदम ध्यान से दिख रहा है। तो ये तो हो गया घनकोण। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अवधारणा बना लिया जाए। जैसे मान लीजिए जल का प्रवाह हो रहा है, इस तरह से जल प्रवाहित हो रहा है, और एक फ्रेम हम ले ले रहे हैं, आयताकार फ्रेम ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इस फ्रेम की दिशा क्या होगी, इसके तल के अभिलंबवत होगी। क्षेत्रफल अगर इसका ए है तो जल का अगर प्रवाहित जल का वेग v है और इसका क्षेत्रफल a है, तो 1 सेकेंड में इस तल से 1 सेकेंड में निकलने वाले जल की मात्रा ही उस जल का फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स मतलब 1 सेकेंड में इससे कितना जल निकल रहा है। वैद्युत फ्लक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही। अब सोचिए, जल ऐसे आ रहा है तो उस समय तो कितना इससे निकलेगा, 1 सेकेंड निकलने वाले जल का आयतन कितना होगा, मात्रा कितनी होगी, a इंटू v। इसका क्षेत्रफल a है और जल का वेग v है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ओरिएंट घुमाएं हम लोग, तो थीटा क्या होगा, इसका चेंज होगा ना। पहले थीटा क्या था इसका, मतलब इसका कोण क्या था, पृष्ठ की दिशा क्या होती है, तल के अभिलंबवत, यानी जल के वेग के अनुदिश था। अब जैसे जैसे घुमाएंगे ये कोण घूमता जाएगा, ठीक है ना। ये अभिलंब जो है घूमेगा और जल के वेग की दिशा से कोण बनाएगा। तो अगर किसी स्थिति में वो कोण थीटा बनाता है, तो उस स्थिति में 1 सेकेंड में निकलने वाले जल की मात्रा कितनी होगी, AB cos थीटा। इस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, थीटा क्या है, तल के अभिलंब के साथ जल के वेग की दिशा का कोण है। तो जल के वेग की दिशा इधर ही है और थीटा भी इसका इसके तल का विलंब भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। तो उस स्थिति में सबसे अधिक जल निकलेगी, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। और अगर इसको एकदम हम लोग घुमाते घुमाते ऐसे कर देंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, तल का विलंब ऐसे हो गया, वेग जल का वेग ऐसे प्रवाहित हो रहा है, फ्लो ऐसे हो रहा है।
और तल का विलंब ऐसे हो रहा है, तो उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा, यानी cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी निकलने वाले जल का 1 सेकंड में निकलने वाले जल का आयतन 0 होगा। फिर ये तो ऐसे समझने के लिए बता दिया, वैद्युत फ्लक्स भी ऐसे ही होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाएं, आप कह सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखा तो पढ़े हैं ना पिछले वीडियो में, समझ गए होंगे। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अगर दो केस है यहां पे, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग दो केस लेके चलते हैं। मान लीजिए तल समतली है और उससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। तल कैसा है, समतली लिया हमने, समतली यानी ऐसा, और उससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान है। और दूसरा एक केस लेंगे जिसमें तल क्या होगा, वक्रीय होगा, कर्व होगा, ठीक है ना, और उससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। तो तल समतल हो, पहला केस, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक समान, एक स्थिति तो ये होगी। और दूसरी स्थिति तल वक्रीय हो तथा और या दोनों लिख सकते हैं आप, मतलब हो भी सकता है एक समान, असमान हो, मतलब या क्या लगाने का मतलब हो सकता है असमान भी हो या फिर एक समान भी हो। तल अगर वक्री हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो या असमान हो, तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, और तल अगर समतल हो तथा E एक समान हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये स्थिति तो आसान है। अगर तल का क्षेत्रफल A है और उसके अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो उस तल से बद्ध चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, का मान E × A होगा। यदि किसी तल का क्षेत्रफल A हो और उसके लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान E × A होता है। और तल का विलंब, तल की दिशा क्या होती है, उसका विलंबवत होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र E तल के विलंबवत न होकर के उसके विलंब से थीटा कोण बनाएगी, तो उस स्थिति में उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, EA cos थीटा, यानी कि फाई E डॉट A। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसकी दिशा अगर पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है तो ऋणात्मक होता है, और पृष्ठ से बाहर निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स तो धनात्मक होता है। ये दिशा नहीं सारी, ये अदिश राशि है। और ये कब धनात्मक होगा, चिन्ह परिपाटी, अगर जैसे ये सरफेस है इसमें प्रवेश कर रहा है तो फिर क्या होगा, जिधर से प्रवेश करेगा तो वैद्युत फ्लक्स फाई को ऋणात्मक लेंगे और बाहर निकलेगा उधर से धनात्मक लेंगे। इसका चिन्ह परिपाटी यही है, क्योंकि अदिश राशि है तो इसकी दिशा तो होगी नहीं।
अब हम लोग ये केस लेते हैं, दूसरा केस। अगर तल वक्री हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो या असमान हो, तो उस केस में क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर क्या करते हैं, पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे लघु क्षेत्रफल अवयवों में हम लोग बांट देते हैं, छोटे छोटे भाग, अनंत सूक्ष्म भाग। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, dA। और अगर उस पृष्ठ से, उस लघु क्षेत्रफल अवयव से उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई इक्वल टू क्या होगा, E इंटू dA। ध्यान दीजिएगा, ये वक्री पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक हिस्से को क्या किया है हमने, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया है। प्रत्येक लघु अवयव का क्षेत्रफल कितना है, dA। और यदि उस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उस पृष्ठ के अभिलंबवत है, तो d फाई क्या होगा, E इंटू d। क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में बांट देंगे तो समतल की तरह ट्रीट करेगा, व्यवहार करेगा। और अगर E पृष्ठ का विलंबवत न होकर के उसके विलंब से थीटा कोण बनाएगा, तो क्या होगा, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा। और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फिर कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल पृष्ठ समाकल d फाई, या E dA, ये थीटा है, E dA cos थीटा, ठीक है ना। इसका समाकलन कर देंगे। अगर ये छोटे क्षेत्रफल अनंत सूक्ष्म हो, तो उस स्थिति में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फाई को क्या करते हैं, समाकलित कर देते हैं, पृष्ठ समाकल d फाई, ठीक है। तो ये ध्यान दे दीजिए, ओके। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। ये वो स्थिति है जब तल समतल हो और उससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक समान हो। और ये क्या है, तल वक्री हो, कर्व्ड हो और उससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो या असमान हो। अगर एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको बाहर कर लेंगे, और वेरिएबल होगा तो अंदर ही रहने देंगे उसको समाकलन करते समय। तो वो तो जैसी स्थिति होगी उस तरह से हम लोग करेंगे आर्टिकल में। एक चीज और बस जान लीजिए कि गॉस प्रमेय तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इन चीजों को जानना जरूरी था। और इसका मात्रक क्या होगा, ये हमने तो बता दिया कि अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो इसकी दिशा तो होगी नहीं। तो अगर किसी सरफेस की तरफ इंटर करता है, जिधर से प्रवेश करेगा उधर से ऋणात्मक और जिधर से निकलेगा उधर से धनात्मक होता है। लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा, इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, एसआई सिस्टम में। तो और इसका बीमी सूत्र क्या होगा, n का क्या होगा, न्यूटन, m l t पे -2, ये l स्क्वायर, q इक्वल टू it होता है ना, तो a इंटू t, बस हो गया। m l पे कितना हो जाएगा, 3 ना, 2 1 3, t पे -3, क्योंकि -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, तो हमने पहले ही बताया बीमा कभी याद नहीं करते, बीमी सूत्र वो तो जब आएगा आप निकाल लेंगे। और a पे कितना आएगा, -1। ये वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र हो गया, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और बीमी सूत्र क्या हो गया, m की बीमा 1, l की बीमा 3, t की बीमा -3, a की बीमा -1। ये अदिश राशि है, इसका चिन्ह परिपाटी भी बता दिया हमने। तो वैद्युत फ्लक्स की स्थितियों को आप समझेंगे, इसमें इस चीज का हम लोग बार-बार उपयोग करेंगे कि अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे, और फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे, पृष्ठ समाकलन, यानी सरफेस इंटीग्रल कर देंगे d फाई। इसका बार-बार उपयोग कई बार इस चैप्टर में यूज होगा। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में इस तथ्य का बहुत कई बार उपयोग होने वाला है, तो आप उसको समझे रहेंगे। घनकोण तो जान गए, क्षेत्रफल सदिश भी जान गए,
तो आज के टॉप लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी गास्त्र में और उसके अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।